कभी सोचा है कि एक लड़का जो रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचा करता था, वो एक दिन भारत के आसमान को मिसाइलों की ताकत से भर देगा और फिर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करेगा। जी हाँ, ये असाधारण कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। चलिए आज उनके इसी प्रेरणा से भरे जीवन की यात्रा को और करीब से जानते हैं। सूरज की तरह जलो, डॉक्टर कलाम के जीवन का पूरा सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बात नहीं है, ये उस जुनून और उस तपस्या की आग की बात है जिसमें तप कर ही कोई इंसान कलाम बनता है। यही वो विचार है जिस पर उनकी पूरी कहानी की नींव रखी गई है। तो कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में। घर में लोग तो ज्यादा थे, लेकिन आमदनी बहुत कम। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में सिर्फ 10 साल के कलाम अपने परिवार की मदद के लिए सुबह सुबह सड़कों पर अखबार बेचा करते थे। उनकी बचपन की दुनिया में दोस्ती मजहब की दीवारों से बहुत ऊंची थी। उनके सबसे पक्के दोस्त थे रामानंदा शास्त्री, जो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते थे। दोनों हमेशा क्लास में पहली बेंच पर साथ बैठते थे, लेकिन उनकी ये दोस्ती समाज की छोटी सोच को पसंद नहीं आई। एक दिन स्कूल में एक नए टीचर आए और जब उनकी नजर इन दो दोस्तों पर पड़ी तो उनसे ये देखा नहीं गया कि एक मुस्लिम लड़का एक ब्राह्मण लड़के के साथ बैठा है। उन्होंने छोटे कलाम को फौरन उठकर आखिरी बेंच पर बैठने का हुक्म दिया। जानते हैं, उस दिन पहली बार उस बच्चे ने धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का कड़वा स्वाद चखा था। लेकिन वो आखिरी बेंच उनकी उड़ान को रोक नहीं सकी, बल्कि इस अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं, उनके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने इस बुरे अनुभव को अपनी ताकत बना लिया और शायद तभी वो समझ गए थे कि राष्ट्र के सबसे बेहतरीन दिमाग क्लास की आखिरी बेंच पर भी मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां समुंदर की लहरों और आसमान में उड़ते पंछियों ने कलाम को वो सबक सिखाया जो शायद हजारों किताबें भी नहीं सिखा सकती थी। यहीं से उनके सपनों ने अपनी असली उड़ान भरी। हुआ ये कि उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में समझा रहे थे कि पक्षी आखिर उड़ते कैसे हैं, पर बच्चों के लिए ये सब सिर्फ किताबी बातें थीं। तब वो टीचर पूरी क्लास को समंदर किनारे ले गए। वहां असली पंछियों को हवा में उड़ते हुए दिखाकर समझाया कि कैसे उनके पंख और पूंछ मिलकर उन्हें ऊपर उठाते हैं। बस उस दिन उन उड़ते पंछियों को देखकर छोटे कलाम की आंखों में भी आसमान में उड़ने का एक सपना बस गया। उस दिन उन्होंने ये भी सीखा कि छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध जैसा है। अब उनका लक्ष्य छोटा नहीं था, वो महान था, आसमान की बुलंदियों को छूना। और इसी महान लक्ष्य को पाने के लिए उनकी असली जंग शुरू हुई। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनके लिए किसी भट्टी से कम नहीं था, जहां चुनौतियों की आग में तपकर उनका इरादा फौलाद जैसा मजबूत हो रहा था। और हाँ, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक बार तो उनके प्रोफेसर ने उनका बनाया हुआ एयरक्राफ्ट डिजाइन ये कहकर खारिज कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कलाम को सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया, सिर्फ 3 दिन के नया डिजाइन बनाओ, वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, कलाम ने ना दिन देखा ना रात, बिना सोए लगातार काम करते रहे और तीसरे दिन एक ऐसा शानदार मॉडल पेश किया जिसे देखकर उनके प्रोफेसर भी हैरान रह गए। इंजीनियरिंग के बाद वो अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने देहरादून पहुंचे, एक फाइटर पायलट बनना। इंडियन एयरफोर्स में 8 पद खाली थे और उम्मीदवार थे 25। जब नतीजों की लिस्ट आई तो कलाम का नाम 9वें स्थान पर था। सिर्फ एक रैंक से उनका बचपन का सपना टूट गया। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल मोड़ था। वो सपना जिसे उन्होंने समंदर किनारे अपनी आंखों में बसाया था, आज टूटकर बिखर चुका था। तो क्या ये उनके उड़ने के सपने का अंत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आसमान का एक दरवाजा बंद हुआ तो कलाम साहब ने दूसरा बना लिया। उन्होंने अपनी निराशा को एक नए मिशन की ताकत में बदल दिया। 1958 में उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और यहीं से भारत को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का एक नया रास्ता खुल गया। कहते हैं ना, असफलता एक महान शिक्षक होती है। कलाम साहब ने यह सबक 1979 में सीखा, जब भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया तो सब घबरा गए थे। लेकिन तब इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये मेरी नाकामी है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और अपनी टीम को बचाया। कलाम ने उस दिन सीखा कि असली लीडरशिप का मतलब है नाकामी में अपनी टीम के लिए ढाल बनना। और यही सबक काम आया जब ठीक 1 साल बाद 1980 में कलाम की टीम ने उसी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिखाया।
इस कामयाबी के बाद कलाम रुके नहीं। उन्होंने भारत को रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठा लिया। SLV-3 से लेकर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों तक और फिर पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों में उनकी भूमिका ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई ताकत के रूप में खड़ा कर दिया। उनके इसी असाधारण योगदान के लिए देश ने उन्हें अपना मिसाइल मैन माना और भारत रत्न से सम्मानित किया। 41 साल, पूरे 41 साल देश की रक्षा तकनीक को मजबूत करने के बाद जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा कि अब राष्ट्र सेवा का अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि देश के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान तो अभी बाकी था। विज्ञान और देश सेवा में 41 साल गुजारने के बाद अब आगे क्या? कलाम साहब तो शायद पढ़ाने में अपना बाकी जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए भारत की सबसे बड़ी सेवा का पद चुन रखा था। किस्सा कुछ ऐसा है कि वो अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी क्लास के बीच में उन्हें एक फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। फोन पर थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उन्होंने कलाम साहब से सिर्फ एक बात कही, भारत को आप जैसे राष्ट्रपति की सख्त जरूरत है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका पहला प्यार हमेशा पढ़ाना ही रहा। जब भी उन्हें मौका मिलता वो छात्रों से मिलने, उन्हें पढ़ाने चले जाते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए थे क्योंकि उनका दिल हमेशा एक टीचर का ही रहा। ये शब्द उनके दिल की सबसे गहरी इच्छा को दिखाते हैं। मिसाइल मैन, भारत रत्न, राष्ट्रपति, इन सभी बड़ी बड़ी उपाधियों से कहीं बढ़कर वो बस ये चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक अच्छे टीचर के रूप में याद रखे। यही उनकी असली और आखिरी पहचान थी। और देखिए, किस्मत ने भी उनकी इस इच्छा का मान रखा। 27 जुलाई 2015 का दिन था। जगह थी IIM शिलोंग। डॉक्टर कलाम मंच पर थे, छात्रों को लेक्चर दे रहे थे और तभी बोलते बोलते वे अचानक गिर पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वहीं ली जहां उनका दिल बसता था, छात्रों के बीच। वो सचमुच अपनी आखिरी सांस तक एक शिक्षक थे, एक वैज्ञानिक, एक लीडर, एक राष्ट्रपति और इन सब से बढ़कर एक टीचर। डॉक्टर कलाम का जीवन एक खुली किताब की तरह है जिसके हर पन्ने पर एक सबक है। अब ये हम पर है कि इस महान किताब से हम कौन सा सबक सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं।